फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्राम विकास प्रशासन जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका संचालन कैसे होता है हमारे देश के भीतर, गाँव के भीतर। वहाँ के विकास प्रशासन को कैसे देखा जाता है, कौन-कौन से फैक्टर काम करते हैं और किन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। साथ ही हम लोगों ने पहली वाली वीडियो इसके पहले जो आई थी उसमें देखा कि ग्राम में विकास होता क्या है, ठीक? और ग्राम दान योजना क्या होती है और भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन कारणों को हम लोगों ने समझा जाना। ठीक है। भारत में कृषि वर्ग जो थे, सामंती वर्ग और पूंजीपति वर्ग, उन दोनों के बीच के भेदों को हम लोगों ने समझा जाना, उनके मध्य में जो सूक्ष्म अंतर था उसको समझा। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि आंदोलन जो भी आंदोलन आज तक देश के भीतर हुए हैं, जैसे सामाजिक आंदोलन, किसानों के आंदोलन, छात्रों के आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन और महिलाओं के आंदोलन। तो उन आंदोलनों के स्वरूप क्या थे, उनके अर्थ क्या थे, आंदोलन की परिभाषा, एक उचित परिभाषा क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। और हम लोगों ने सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण भी किया, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू को भी देखें। ठीक है। और उस समय जो कुछ योजनाएं चलाई गई थीं, जो गांधी जी के विचारों से भी प्रेरित थीं, जैसे ग्राम दान, भूदान और भूदान आंदोलन जैसे, ये सारे कुछ हम लोगों ने देखे। फिर जो आंदोलन कुछ हुए नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में, वहाँ से जो आंदोलन उठा जिसको नक्सलबाड़ी, उस गांव का नाम नक्सलबाड़ी था और उसको नक्सली आंदोलन के नाम से जाना गया देश के भीतर। 1967 में उसने अपना एक आग प्रस्फुटित किया था इस आंदोलन का। और बरगा ऑपरेशन के बारे में भी हम लोगों ने जाना। साथ ही आज हम लोग जानेंगे कि ग्राम विकास प्रशासन जो है ये होता कैसे है देश के गांव के भीतर। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से गांव के विकास के लिए जो प्रशासन तंत्र बनाए गए, जो सिस्टम बनाए गए, उनका संचालन कैसे होता है, उन सिस्टम का, और उनके भीतर कौन कौन फैक्टर काम करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है। ग्राम विकास को लेकर उनका उद्देश्य क्या है, चलिए आइए देखते हैं। हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरण तथा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन एवं गरीबी उन्मूलन की ओर होना चाहिए। ठीक है। इस पैराग्राफ को आप देख रहे होंगे, अब इसी को हम लोग समझेंगे कि हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप में ग्रामीण क्षेत्र के एकीकृत विकास, मतलब इंटीग्रल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मतलब समेकित विकास, एकीकृत विकास, मतलब सारे अंगों के विकास को एक रूप में, एक स्वरूप में देखने की जो नज़रिया होती है विकास को, उसको कहते हैं एकीकृत विकास। और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था कुटीर उद्योग पर पूरा डिपेंड था, आज भी है कहीं ना कहीं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज का रूपांतरण भी होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो समाज में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं, लाजमी है, स्वाभाविक है। तथा आधुनिकीकरण, मतलब देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ देश के भीतर, वो गांव तक भी पहुंचा। ठीक है। उसका प्रभाव गांव में भी देखने को मिला। देश के भीतर जो भी मॉडर्नाइजेशन हुए, पहनावे को लेकर, शिक्षा को लेकर के, और रहन सहन की जो भी स्टाइल थी, लिविंग स्टाइल में जो भी चेंजिंग हुई, वह गांव तक भी प्रभावी रही और गांव के भीतर भी देखने को मिला। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात अगर करें और समाज के रूपांतरण तथा आधुनिकीकरण की बात हो गई, एवं गरीबी उन्मूलन की ओर होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि ग्राम विकास प्रशासन का जो लक्ष्य होना चाहिए वह एकीकृत विकास को लेकर होना चाहिए देश के भीतर और गांव के भीतर, और गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस्ड होना चाहिए। समाज के रूपांतरण को भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। साथ ही मॉडर्नाइजेशन को भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और गरीबी उन्मूलन, ये अभिशाप की तरह है गरीबी देश के भीतर लोगों के लिए।
ये गरीबी से निजात के लिए हमारी सरकारें लगातार प्रयास करते आई हैं, आज भी कर रही हैं। तो ये ग्रामीण परिवेश में गरीबी उस समय बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पे थी, तो उसमें सुधार के लिए ग्राम विकास प्रशासन का लेजर फोकस होना चाहिए, ये बात कह रहा है। ठीक है। साथ ही अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसको हम थोड़ा और डीप में आपको समझाना चाहते हैं। देखिए कि इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो हमें ग्रामीणों, विशेषकर जो निर्धन ग्रामीण है, मतलब गांव में जो ज़्यादा गरीब हैं, निर्धन ग्रामीणों के लाभ के लिए विशिष्ट रूप में जो कार्यक्रम लागू करने के लिए संसाधनों के संगठन और उनके आवंटन की आवश्यकता है। मतलब जो भी निर्धन ग्रामीण हैं, उनका लाभ हो, विशिष्ट तौर पर जो भी कार्यक्रम हो उनको लागू किया जाए, और देश के भीतर जो भी संसाधन संगठन हो उनका आवंटन एक समरूपता के दृष्टिकोण से देश के भीतर होना चाहिए। ठीक है, समरूपता का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। ये बात हो रही है कि ग्रामीण परिवेश में अगर हमें गरीबी को दूर करने की बात करनी है, इस उद्देश्य को अगर लेकर चलना है, अपने लक्ष्यों में इनको अगर शामिल करना है, तो हमें समरूपता पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समरूपता पर जो भी उस समय देश के भीतर संसाधन है, मशीनरी प्रणाली है, उनका समान रूप से वितरण होना चाहिए और सभी को उसका उपयोग करने और इस्तेमाल करने, लाभ लेने का मौका मिलना चाहिए या देना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भारत जैसे देश में बदलाव लाने के इस कार्य को पूरा करने के लिए तीन स्थिति की अगर हम बात करें कि तीन फैक्टर कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, भारत जैसे देश में तीन फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन तीन फैक्टर पे हम आज बात करेंगे ग्राम विकास प्रशासन को लेकर। पहला हो जाता है इसके लिए नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स। ये नौकरशाही जो होता है, यह देश के भीतर बनाई गई पॉलिसी यानी नीति को लागू करने का इसका कार्य होता है, कर्तव्य होता है, इनकी ड्यूटी होती है नौकरशाहों की। ये एग्जीक्यूट करते हैं जो भी पॉलिसी मेकर के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है देश के भीतर। तो नौकरशाही अगर ये अपना कार्य जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ अगर करते हैं देश के भीतर, तो निश्चित ही आपको गाँव में आपको विकास देखने को मिलेगा। अगर नौकरशाह जो हैं ये अपना पॉलिसी का एग्जीक्यूशन पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ अगर करते हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने में किसी प्रकार का करप्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो निसंदेह निश्चित ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा और पूरा उसका जो विकास दर होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट अगर देखें कि ग्राम विकास प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण तो नौकरशाही है। मतलब यदि नौकरशाही को सामाजिक बदलाव के प्रमुख साधन के रूप में अगर सफल होना है, तो उसे अपने विचारों, ठीक है, थिंकिंग लेवल और अभिवृत्तियां, मतलब उसका एटीट्यूड, नौकरशाहों का जो एटीट्यूड है और इनकी वैल्यूज़, मूल्यों की बात करें, नौकरशाहों के विचारों की बात हो गई, ठीक है, अभिवृत्तियों की बात हो गई और मूल्यों की बात हो गई, तथा अपनी दिशा और प्रवृत्ति को इनको बदलना होगा। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना होगा 3-4 पॉइंट को। जो भी नौकरशाह होंगे देश के भीतर, उनको 3-4 पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि उनके विचार सुदृढ़ हों, ठीक है, और दूरदर्शी हों। अभिवृत्ति, उनका जो एटीट्यूड हो, ठीक है, गांव को विकास उन्मुखी बनाने का हो एटीट्यूड, और हमेशा नैतिकता का ध्यान रखें अपने मूल्यों में, ठीक है, इथिकल हो गांव को लेकर के, और किसी भी पॉलिसी के प्रति इथिकल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इथिकल हो, और अपनी दिशा और प्रवृत्ति को बदलना होगा इनको, इन सारे मैटर को आधार बनाकर, विचारों को आधार बना करके और अभिवृत्ति को आधार बना करके, नैतिक मूल्यों को आधार बना करके, अपनी टेंडेंसी को
इसके प्रति इंक्लिनेशन यानी झुकाव इनका जो इंक्लिनेशन है वह इन मूल्यों की तरफ होना चाहिए। ठीक है। साथ ही अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नौकरशाह देख लिए, नौकरशाही, और जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि नौकरशाही संगठन एक होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें शक्तियों का वितरण होता है। नौकरशाही संगठन जो है, नौकरशाही संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नौकरशाही संगठन, इसके जो ढांचे हैं ये उचित रूप से विकेंद्रित होना चाहिए। मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए नौकरशाही की, बल्कि यह कई पार्ट में बटा होना चाहिए, कई लेयर में। मतलब सबके पास शक्ति होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सबके पास पावर होनी चाहिए, डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकिंग का सबके पास पावर होना चाहिए, और एग्जीक्यूट करने का पावर। ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए और उसको तानाशाह बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर किसी एक व्यक्ति के पास सारा पावर दे दिया जाए तो वह तानाशाह भी हो सकता है, इसको निसंदेह कहा जा सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ सभी के पास होंगी तो ये कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेने में इनको आसानी होगी, और किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में इनको आसानी होगी, और एक दूसरे से समझ बूझकर निर्णय लेंगे, संगठित रहेंगे। जब नौकरशाहों का एक संगठन की बात होगी तो ये एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और उनके विचारों को मानने के लिए रेडी भी रहेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि नौकरशाही, उसके बारे में देखा कि उनके विचार कैसे होने चाहिए, अभिवृत्ति कैसे होनी चाहिए, उनके मूल्यों में इथिकल होना चाहिए, इथिकल उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और साथ ही नौकरशाही संगठन को देख लिया। और तीसरा नंबर पर देखेंगे कि प्रशासनिक कार्यों के स्वरूप को समझेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। इसमें होता है कि व्यापक रूप में राजनीतिक नेताओं का समर्थन और जो सहयोग से ये प्रभावित हो जाते हैं। आप देखेंगे हमारे देश के भीतर राजनेता ही पॉलिसी बनाते हैं और नौकरशाह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक। तो इनका जो समन्वय होना चाहिए, आपसी सामंजस्य जो होना चाहिए, तालमेल जो होता है, ये बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, नपा तुला होना चाहिए। ये नहीं कि नौकरशाह राजनेता पर हावी हो जाए और ना कि राजनेता नौकरशाह पर हावी हो जाए। अगर एक दूसरे पर ये हावी होने का खेला खेलेंगे तो देश के भीतर जो ये प्रशासनिक कार्यों का जो ढांचा है, जो स्वरूप है, डिसबैलेंस हो जाएगा निसंदेह रूप से। इसलिए कहा जाता है कि यह अनिवार्य हो जाता है कि अधिकारीगण जो हैं और राजनीतिक नेता जो हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर, अपनी पूरक भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसी के अनुसार कार्य विषयक संबंध बनाएं एक दूसरे के प्रति। ठीक है। अधिकारीगण और राजनेतागण एक दूसरे की गरिमा, पद की गरिमा को समझें और अपनी पूरक भूमिका, जो कंप्लीमेंट रोल होता है इनका, कंप्लीमेंट रोल होता है एक दूसरे के प्रति, इसको समझें, इसका सम्मान करें। जो पूरक भूमिका एक दूसरे की, जहाँ तक एक राजनेता की भूमिका होती है नीति को बनाने में और एक अधिकारी की भूमिका होती है उस नीति को देश के भीतर लागू करने में, दोनों के बीच बैलेंस एकदम होना ही चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तभी जाके ये प्रशासनिक कार्य जो है अपनी सुचिता का निर्वहन कर पाएगा देश के भीतर। ठीक है। और गाँव का विकास तभी हो पाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ग्राम विकास प्रशासन में हम लोगों ने 3 पॉइंट को भली भांति समझा कि नौकरशाही क्या होती है और नौकरशाही संगठन का क्या रोल होता है। मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, किसी एक के पास पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। पावर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सभी को पावर मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। और प्रशासनिक कार्य को आप लोगों ने समझा कि अधिकारीगण और राजनेता के बीच में, ठीक है, जो सामंजस्य होना चाहिए, सुचिता का स्वरूप जो होना चाहिए, उसे अगर ये बरकरार रखते हैं तो ग्राम विकास प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देश के भीतर सुचारू रूप से चल सकेगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, प्रशासनिक तंत्र को समझेंगे।
कि प्रशासनिक तंत्र में क्या क्या होता है। प्रशासनिक तंत्र में देखेंगे अगर इसको डिटेल में, अभी तो हम लोग उसको ग्राम विकास प्रशासन के अंतर्गत थोड़ा सा देखें कि प्रशासन में क्या होता है। अधिकारी और राजनेता एक दूसरे को कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से, कलेक्टिव डिसीजन के माध्यम से, कलेक्टिव हेल्पिंग नेचर के माध्यम से एक दूसरे को समझते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, अब साथ ही देखेंगे कि प्रशासनिक तंत्र में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और होती हैं। तो अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक शासकों से विरासत में प्राप्त जो प्रशासन व्यवस्था ढांचे को प्रमुख रूप से ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वह आज तक चली आती है। कहीं ना कहीं उनका स्वरूप आज भी देखने को मिलता है। मतलब औपनिवेशिक शासकों से जो विरासत में हमें प्रशासन व्यवस्था प्राप्त हुई है, जो उसका ढांचा, जो स्ट्रक्चर तब था, उसी से जो हमें प्राप्त हुआ, अब उसके प्रमुख रूप में ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। उसी को ही ग्राम विकास का कार्य सौंपा गया है और उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उन्हें सौंपा गया है। ठीक है, साथ ही देखने को मिलता है कि राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन और ढांचे को ग्राम विकास के कार्यों के लिए सक्रिय किया गया है। मतलब राजस्व जो है और सामान्य प्रशासनिक संगठन जो है, ये और संगठन और ढांचे को ग्राम विकास के कार्यों के लिए सक्रिय किया गया कि एक राजस्व विभाग होगा और वो भी गांव के लिए सक्रिय रहेगा। सामान्य प्रशासनिक जो संगठन होते हैं ये भी गांव के विकास के लिए समय समय पर सक्रिय रहेंगे और दोनों इंटर रिलेशन के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोगात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से गांव में अपने पॉलिसी को या अपने रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, उनको क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाता है कि अब यहीं पर हम लोग देखेंगे इसकी एक लंबी प्रक्रिया को कि 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो बात हुई थी 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी स्थापना कब हुई, तो 1952 में। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब देखिए कि इसके अंतर्गत क्या होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आता है और पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड के स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास करता है। मतलब सीधे फील्ड लेवल पे, मतलब क्षेत्रों में जाकर के सक्रिय करता है विकास के कार्यों के लिए, लोगों को उत्साहित करता है, जागरूक करता है। ये संगठन, इस कार्यक्रम के माध्यम से फील्ड वर्क प्रारंभ हो जाता है पहली बार देश के भीतर, आजादी के बाद फील्ड वर्क प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और इसके अंतर्गत जो आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए इसमें तकनीकी विशेषज्ञों, मतलब टेक्निकली स्पेशलिस्ट जो थे उनकी नियुक्ति की जाती है। पहली बार उनका अपॉइंटमेंट भी होता है कि देश के भीतर टेक्निकली, देश के भीतर गांव को टेक्निकली डेवलप किया जाए, सशक्त किया जाए। उसके लिए जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट थे उनकी भी नियुक्ति पहली बार होती है। ठीक, अब नियुक्ति होती है और मानव शक्ति के प्रशिक्षण को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है इनके कार्यक्रमों में, कि जो मैन पावर है गांव में, मैन पावर को भी स्किल डेवलपमेंट किया जाए। मैन पावर का जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाए। मैन पावर बहुत ज़्यादा है और वे स्किल डेवलप नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जो उनके अंदर प्रतिभा है उसका निखार नहीं कर पाते हैं और ना ही उसके माध्यम से कोई कार्य कर पाते हैं। तो एक स्कीम आई 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, उसमें कई चीज़ें हुई कि पहली बार फील्ड लेवल पे, मतलब क्षेत्रों में जाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, प्रशासन के बारे में प्रचार प्रसार करना और
तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, मानव शक्ति जो है गांव में मतलब मैन पावर जो है उनको प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, स्किल पावर के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के रूप में उनको ट्रेंड करना। ठीक है, और भी देखते हैं, और भी काम इसके अंतर्गत हुआ था कि अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने जो थी ने ही 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर भी दिया था। ठीक है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति एक बनी थी। उसने ही 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड ढांचे यानी स्ट्रक्चर की आवश्यकता पर जोर दिया था। मतलब एक एकीकृत संगठनात्मक हो, उसमें सारे चीजों को सम्मिलित कर लिया जाए और एक ही बार गांव में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है, और देख लेते हैं, उसी समय इस समिति ने राष्ट्र मतलब नेशन और राज्य, स्टेट, जिला, डिस्ट्रिक्ट, खंड मतलब ब्लॉक और गांव मतलब विलेज के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का प्रारूप भी तैयार किया। मतलब सिर्फ एक स्तर पे नहीं कि गांव स्तर पे ही हम कार्य करेंगे या कार्य कर रहे हैं, उसने राष्ट्र लेवल से चीज़ों को उठाया और गांव स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया। पहले राष्ट्र स्तर से शुरू किया, फिर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और गांव स्तर पर पहुंचा। मतलब जमीन से लेकर शीर्ष तक का जो कार्य किया 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही प्रासंगिक कार्यक्रम था ये देश के विकास को लेकर के, क्योंकि यह जो था गांव से लेकर राष्ट्र स्तर तक के विकास की बात करता था। अब देखा जाए तो इसी में जो है 100-200 गांव को लेकर के 100-200 गांव का संघ बनाया जाता था। किसी में 100 गांव थे, किसी में 150 थे, किसी में 130 थे, किसी में 170, किसी में 200। मतलब 100 से 200 के बीच में गांव का एक समूह हुआ करता था और उसको लेकर के एक विकास खंड के रूप में, मतलब तालुक उसको बोला जाता था, तालुक या उसको ब्लॉक भी अब बोला जाता है। ठीक है, खंड भी बोला जाता है और विकास खंड भी बोला जाता है। ठीक है, विकास खंड भी बोला जाता है। तो 100-100, 200-200 गाँवों का एक समूह हुआ करता था जिसको तालुक बोला जाता था, आज ब्लॉक बोला जाता है, खंड भी बोला जाता है, विकास खंड भी बोला जाता है, इन नामों से उसको जाना जाता है। इसके स्थापना की सिफारिश की गई थी, जिसे राजस्व प्रभागीय अधिकारी स्तर के खंड विकास अधिकारी के अधीन रहता था, जो आज के डेट में पीसीएस से बनाए जाते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, खंड विकास अधिकारी आज इनके सुपरविजन में ये ब्लॉक कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो भी गाँवों को लेकर के जो भी राज्य स्तर में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं ब्लॉक पर, तो बीडीओ जो है सभी गाँव में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश किया गया था उस समय कि जिला स्तर पर विकास संबंधी जो गतिविधियां होंगी कलेक्टर के अधीन एकीकृत की जाएं और उसकी सहायता के लिए विशेषज्ञ अधिकारी को नियुक्त किया जाए। मतलब कलेक्टर, जो कलेक्टर था ब्लॉक स्तर पर तो उसको वीडियो देखेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम खंड विकास अधिकारी, लेकिन जिले स्तर पर इसको कलेक्टर देखेंगे। ठीक है, जिले के भीतर जितने ब्लॉक हैं और उन ब्लॉकों के अंदर जितने गांव हैं समूचे को कलेक्टर के सुपरविजन में रखा जाएगा और कलेक्टर अगर चाहे तो अपने हेल्प के लिए एक विशेषज्ञ को रख सकता है जो उसका इन कार्यों की निगरानी करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, और इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति, अब जिले स्तर पर तो कलेक्टर देखेगा, लेकिन राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मतलब सीएम
की अध्यक्षता में जो कैबिनेट होगी, मंत्रिमंडल कमेटी होगी, एक गैर सरकारी बोर्ड की भी सिफारिश की गई थी कि एक नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड होगा जो इसका रख रखाव या देखभाल या अपनी सुपरविजन में इसको देखेगा। जिले पे कलेक्टर देखेगा, ब्लॉक पे वीडियो देखेगा और राज्य स्तर पर सीएम के द्वारा नियुक्त एक गैर सरकारी बोर्ड होगा, वह इस पर नज़र बनाए रखेगा अपना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विकास खंड का सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था। मतलब समझेंगे इस बात को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया है, 1952 में जो आया, यह सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास योजना, समेकित ग्राम विकास योजना, ये दो चीज, सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास योजना के बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था कि गांव में रोजगार का सृजन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा और समेकित ग्राम विकास होगा। मतलब रोड, नाली, पानी, स्वास्थ्य, सभी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विकास किया जाएगा। ठीक है, जिसमें स्व सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन और ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया था, समेकित करते हुए सभी प्रकार के जो ऑप्शंस थे, जो हो सकते थे विकास के लिए और रोजगार के लिए हो सकते थे, जैसे कृषि हो सकती थी, पशुपालन, ठीक है, ग्रामोद्योग और शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, इन सारे पॉइंट पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं वीडियो को और एक बार होलिस्टिक नेचर में चीज़ों को देख लेते हैं कि ग्राम विकास प्रशासन में 3 पॉइंट पर हम लोगों ने बात किया कि नौकरशाह होंगे और नौकरशाही संगठन होंगे, प्रशासन होंगे। ठीक है, ये तीनों लोग मिलकर कार्य को करेंगे। प्रशासनिक तंत्रों में हम लोगों ने देखिए कि राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन मिलकर काम करेंगे। साथ ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आया, यह राष्ट्र से लेकर गांव तक कैसे कैसे क्षेत्रों में जाकर अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार किया, किनके माध्यम से, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ के माध्यम से, जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से। कलेक्टर एक अपने के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकता है जो इस योजना का सुपरविजन रख सकता है और कलेक्टर को समय समय पर सूचित करता रहेगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा। साथ ही अगर राज्य स्तर पर देखें बड़े लेवल पर, तो मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के माध्यम से गैर सरकारी बोर्ड की स्थापना करेगा जो इन योजनाओं को सुपरविजन में अपने रखेगा और समय समय पर कैबिनेट को सूचित करता रहेगा। साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये किन किन पॉइंट पे समेकित विकास को लेकर चला, जैसे कृषि को लेकर, पशुपालन को लेकर, ग्रामोद्योग को लेकर और सामाजिक कल्याण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया। ठीक है, तो आज आप लोगों ने प्रशासनिक तंत्र को देख लिया और ग्राम विकास प्रशासन को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं रोका जाता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को।